इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें कि वक्फ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, एनुअल इनकम कितने हैं। अगरचे ये एनुअल इनकम सब आती है तो हमारे कौम के लिए जो है जो कंट्रीब्यूशन आता है इसके लिए बहुत फायदा हो सकता है। बस मेरी ये गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम से और BZ जमीर अहमद वक्फ मिनिस्टर से कि ये लिस्ट को आप देखें। अगर ये लिस्ट चाहिए तो भी मैं देता हूँ कि ये जो जितनी भी माल प्रैक्टिस हुई है अप डाउन बोल के, जो मैसूर डिवीजन में 83 से जो है इतना आ गए, ये बहुत बड़ी बात। जहां तक सोर्स से पता चल रहा है कि 2 लोग इसके दावेदार हैं। यह कि हजरत ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, अली बाबा साहब हैं, वो हैं। दूसरा है एक्स चेयरमैन है, 2 रसीकोड में है। अगर होता है तो आपके हिसाब से कौन सा इंसान सही रहेगा वक्फ की हिफाजत के लिए, इसके फलाह के लिए, बहबूदी के लिए और हमारे मुस्लिम समाज के आइंदा नस्लों की प्रोग्रेस के लिए? आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम को हम ये दे रहे हैं कि नवंबर के 19 तारीख को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का मुतवल्ली ज़मरे से जो इलेक्शन हुआ था 2 मुतवल्ली को चुनने के लिए, फिर 21 तारीख के दिन उसकी जो काउंटिंग होकर 2 लोग जीत कर आए थे, जिसमें गुलबर्गा हजरत ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अली बाबा जीते थे, तो दूसरा एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह जीते थे। इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में एक तंजीम ने रिट पिटीशन को फाइल किया है 6 लोगों ने मिलकर। इनका मानना है कि ग्रॉस वायलेशन हुआ है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और पर्टिकुलरली जब इन्होंने पिटीशन फाइल किया है तो उन्होंने आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के तहत इस मामले को दर्ज करवाया है। अगर आर्टिकल 226 की अगर बात करो, यह कर्नाटका हाई कोर्ट को पावर देता है कोई भी ऑर्डर रिट इशू करने के लिए या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड नेचुरल जस्टिस पावर को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर देता है, ताकत देता है हाई कोर्ट को। साथ ही साथ आर्टिकल 227 पूरे जितने कोर्ट होते हैं, ट्राइब्यूनल होता है, इसको सुपरिंटेंडेंट करने के लिए कर्नाटका का हाई कोर्ट को ये ताकत देता है। तो आर्टिकल 226, 227 के तहत ये मामला दर्ज करवाया गया है। इनका मानना है कि इस पूरे इलेक्शन में मनमानी की तरह जिस तरह कई बेंगलुरु अर्बन में वोटर्स को घटा दिए गए तो बेलगाम में वोटर्स को बढ़ा दिए गए। इन तंजीम से हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि इन्होंने ये रिट पिटीशन क्यों फाइल की है और आगे इसके बारे में वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ अब जो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 में 5 हजरात यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है ये पूरे इलेक्शन जो वक्फ औकाफ को, इसके बारे में। सबसे पहले इनसे हम नाम जानते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज अहमद अलियास मतीन है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एम रफीक अहमद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादिक पाशा। सादिक पाशा। जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एजाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौशाद अंजुम। जी, ये तमाम हजरात पिटिशनर्स हैं जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में यह मामला दायर किया है। हम यहाँ पर रियाज भाई से बात करते हैं जिनको मतीन कहते हैं। सर जी, ये जो आपने रिट पिटीशन कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल किया है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों आपने फाइल किया है, किस वजह से फाइल किया है, किसी के कहने पर फाइल किया है या कुछ मालपानी ऐसा कुछ है? नहीं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी के कहने पे नहीं, आज ये मुसलमान होने के ज़रिए से जो वक़्फ़ है, जो बुज़ुर्गों ने जो अपनी मिल्कियत गरीबों के लिए छोड़े हैं क्या, और जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो माल प्रैक्टिस हो रही है, इस वजह से हम लोग ये, यानी कि मैं भी एक सोशल एक्टिविटीज़ हूँ क्या, 1-2 इदारों के जो है उसके पीछे मैं सोशल एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ, और इस वजह से हम लोग हमारी ग्रुप मिलके पूरी ये रिट पिटीशन फाइल की है। एक्चुअली जो है ये जो रिट पिटीशन फाइल करने की वजह है कि 2018 की जो इलेक्टोरल लिस्ट मुतवल्ली कॉलेज की जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, तो वो लिस्ट और अब की जो लिस्ट है, और इसके बीच में भी एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था वजीर बेग जो पिटिशनर है उसके ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर रिट पिटीशन है, और वो रिट पिटीशन और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ भी एक रिट पिटीशन साथ में फाइल करके क्लब हो गया। उसके अंदर RC जो रीजनल कमिश्नर है उनको रिवाइज करने के लिए लिस्ट ऑर्डर हुआ था, रिवाइज करके फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट निकालने के लिए। तो 3 दिन के अंदर रिवाइज करने के लिए लिस्ट इलेक्टोरल ऑर्डर हुआ था,
तो 3 दिन के अंदर जो रिवाइज करके ये लोग 22 तारीख को एक लिस्ट जो है फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट ड्राफ्ट करके पब्लिकेशन किए उसको, और पब्लिकेशन भी नहीं हुआ वो बराबर से, जो ऑफिसों के अंदर लगा नहीं है वो फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट है। और जब हम ये 2018 की जो इलेक्टोरल लिस्ट देखते हुए और 2024 की जो इलेक्टोरल लिस्ट देखते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने पे पता चला कि जैसा कि बेंगलुरु अर्बन जो है 2018 में 91 मुतवलिस थे, और इस बार जो 2024 के इलेक्शन के अंदर वक्फ बोर्ड ने इसको 51 कर दिए। अच्छा सर, एक सेकंड इस पे मैं आ रहा हूँ। एक इससे जरूरी आपको एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ जिन लोगों को वक्फ के बारे में पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 2017 ऑफिशियल वेबसाइट कहता है कि 32,550 इंस्टीट्यूशंस हैं जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो इलेक्शन हुआ सिर्फ 1049। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3.5%, ओनली 3.5% को वोटर एलिजिबिलिटी मिलती है, तो 96.5% वोटिंग से बाहर रहते हैं। अब जरूरी बात यह है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू रूल 20 कॉलम 12 के हिसाब से 2017 का जो वक्फ एक्ट है, कोई इदारा जो रजिस्टर्ड है उसकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, अबव 1 लाख होना चाहिए, फॉर मुतवल्ली कैटेगरी शिया या सुन्नी होना चाहिए इदारा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कोई भी ड्यू वक्फ बोर्ड के लिए बाकी नहीं रहना चाहिए। ये 3 एलिजिबिलिटी है। क्या आपको लगता है कि 96.5% इसके बाहर है? इनसे बात करते हैं, बताइए सर। तो आप मेरे को एक सवाल किए थे किसी के कहने पे या किसी के इसके ऊपर ये रिपोर्ट डाले है करके। आज ये मुसलमान कौम की हमदर्दी रखने के वजह से मैंने जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का जो है वेबसाइट को खंगाला, मैंने वेबसाइट को खंगाला, तो वेबसाइट के खंगालने से क्लियरली वेबसाइट के अंदर मेंशन है देयर आर 32,550 वर्क इंस्टीट्यूशंस बोल के इनके वेबसाइट में खुद दिया है, और समथिंग 43,000 प्रॉपर्टीज टोटल। तो प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट एंड इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट। तो 32,550 जो इंस्टीट्यूशंस है, ये मैं देख के मैंने एक अर्जेंसी के लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किया वक्फ बोर्ड के अंदर कि मेरे को एंटायर कर्नाटका स्टेट ऑफ कर्नाटका वक्फ का इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दीजिए जी, कर्नाटका लिस्ट दीजिए जी, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द पर्टिकुलर एड्रेस एंड एनुअल इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैंने पूछा सर्टिफाइड कॉपी में। क्योंकि आरटीआई डालने से 1 महीने का टाइम ये लोग लेते हैं आरटीआई में देने के लिए। सही बात है। तो सर्टिफाइड कॉपी के अंदर जो उसका रूल्स है, उसके अंदर जो है मिनिमम 7 डेज के अंदर, 7 या 10 डेज के अंदर इनको जो है इंफॉर्मेशन देना है। तो उस वजह से मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किया, तो ये लोग मेरे को एंडोर्समेंट देते हैं कि इट इज वॉल्यूमिनस इन नेचर बोल के। मेरे पास एंडोर्समेंट भी है और मैं रिट पिटीशन में फाइल किया हुआ हूँ। तो इस वजह से मैं देखते हुए 32,000 जो है अभी के जो वोटर हैं 1049 आए हैं, 1049 आए मुतवल्ली कैटेगरी में, और लास्ट टाइम समथिंग जो है 2018 में 943 थे जी। तो मेरा नजराना, हमारी ग्रुप का नजराना ऐसा था, जो देखते हुए हम इसको गौरव फिक्र करते हुए हमारा अंदाज अगर से 32,000 वर्क इंस्टीट्यूट है तो कैसा ये जो है ओनली 1049 3.5%। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5% या 4% के बिटवीन ही आएगा, लेस देन 4%। तो 97 या 96% जो है इंस्टीट्यूशंस किधर गए? वो क्या अबव 1 लाख के नहीं है? क्या अबव 1 लाख इनकम नहीं है उसकी? तो ये मुतवल्लिस किधर गए? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरा इसके अंदर रिट पिटीशन में है, जो 2018 की जो माल प्रैक्टिस 18 की जो इलेक्टोरल लिस्ट है और 2024 की, आप मेरा इंटरव्यू ये पूरा ले लीजिए क्योंकि मैं देना चाहता हूँ ये इंटरव्यू। जी। देखिए 2018 के अंदर 31 डिस्ट्रिक्ट्स का भी मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ। क्या बेंगलुरु अर्बन मैं बोल रहा हूँ 2018 जी 2018 बेंगलुरु अर्बन 92 मुतवल्लिस थे जी। इस बार जो है 51 जी, और बेंगलुरु रूरल में 27 थे जी, और इस बार 15 हो गए। रामनगर में 20 थे और 17 हो गए। और चिकबल्लापुर में 24 थे और इस बार 11 हो गए, कम हो गए। चिकबल्लापुर में 11,
मुतवली हो गए इस बार। और सबसे अहम टुमकुर में 24 थे, 15 हो गए टुमकुर के अंदर। और टुमकुर चित्रदुर्गा में आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम चित्रदुर्गा के अंदर 20 पर 9 मुतवली थे और इस बार 50 हो गए। और इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, चित्रदुर्गा जो है, जो एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह है, उनके इलाके में 20 पर 9 थे तो 50 मुतवली कैसा हो गए? ये मेरा रिपीटिशन में एक सवाल है इसका। और सबसे भी मेरा सवाल है कि ये बड़े कैसा 50? हाँ, और दावनगिरा 61 थे, 40 हो गए। शिवमोगा जो थे 16 थे, 49 हो गए। मैसूर डिवीजन लास्ट टाइम 82 मुतवलिस थे 2018 के अंदर, इस बार 38 कैसा हो गए मुतवली? क्या बेलगाम? और मैं बोल रहा हूँ, लाइन से बोल रहा हूँ, मैं 31 डिस्ट्रिक्ट का भी मैं वर्कआउट किया हूँ इसके अंदर। मेन बता दीजिए। और इसके अंदर दक्षिण कन्नड़ा जो है 18 मुतवली, आप मेन बता रहा हूँ मैं। दक्षिण कन्नड़ा जो थे लास्ट टाइम 18 थे तो इस बार 41 हो गए। और दक्षिण कन्नड़ा भी जो है, एक जो है जो एक्स मेंबर है जो तुम्हारा कनाडा का स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के नाम, जो जगह पे जो मेंबर्स हैं, शाफी सादी दक्षिण कन्नड़ा के एक्स चेयरमैन दक्षिण कन्नड़ा के हैं वो। और वो 18 थे गए बार 2018 के अंदर, तो इस बार 41 हो गए। ये सब लिस्ट के अंदर माल प्रैक्टिस हुआ है, जिसकी वोट लेने के लिए ये लोग जिसे चाहे उसको मुतवली बना के ये एनुअल इनकम ये करके ये लोग अंदर ले लिए इनको, और जिधर थे उधर पे कट कर दिए। और दूसरी बात जो है मेन बेलगाम के अंदर 16 मुतवली थे तो इस बार 59 हो गए मुतवली। 16 से 59 हो गए। ये कैसा हुए मुतवली? उनका एनुअल इनकम कैसा बढ़ा? जो पहले जो एनुअल इनकम था उनका क्या घट गया क्या? जैसा कि बैंगलोर अर्बन के अंदर 92 थे तो 51 पे लेके आया क्या? उनका एनुअल इनकम गरीबी आ गई क्या? बैंगलोर जो सिटी के अंदर पॉइंट है क्या? मैं बताना चाहता हूँ, मसाजिद इंस्टीट्यूशंस में गरीबी आ गई। और दूसरी जगह देखिए, मैं मेन बता रहा हूँ, हावेरी भी जो है वही सेट का है, जो एक्स चेयरमैन है अनवर बादशाह हो, जो भी हो, 25 है जिस बार मुतवली गए बार 2018 के अंदर। इस बार 68 मुतवली को लेके आई है इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर। हाँ, और कलबुर्गी के अंदर 56 थे और 81 को लेके आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है विजयपुरा, यानी कि बीजापुर कहते हैं, विजयपुरा के अंदर 53 मुतवलिस थे लास्ट 2018 के इलेक्शन में। इस बार 111 मुतवलिस को लेके आई है। 111, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, इट इज माय क्वेश्चन। ओके, इनका जो पिटीशन दायर हुआ हाई कोर्ट में, इन्होंने केस फाइल किया है 3 लोगों के खिलाफ। रीजनल कमिश्नर जिन्होंने इलेक्शन ये चलाया, पूरा ये किया, उनके खिलाफ। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ इन्होंने किया है। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ इन्होंने, ये तीनों के खिलाफ इन्होंने ये किया है। सर, अभी मेरा आपसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये उठता है, अभी जो आप कह रहे हैं कि 2018 की जो लिस्ट है और अक्टूबर 20 के दिन जो लिस्ट हुई, इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज आए हैं, मेरे पास लिस्ट मौजूद हाँ, वो पिटीशन हम डिस्प्ले भी करेंगे हमारे स्क्रीन पे। सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो ऑफिसर्स हैं इनको क्या मिला, क्यों ये करेंगे? किसी ने इन्फ्लुएंस किया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, कुछ बता सकते हैं? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो है किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये जो लिस्ट जो प्रिपेयर करते हैं लोग, इसके पीछे कम से कम ये 1.5 साल से लगे हुए हैं लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि साल के बाद इलेक्शन इंतखाब आने वाला है। इलेक्शन जो ये चेयरमैन जो थे, ये लोग ये लिस्ट को प्रिपेयर किए हैं, प्रिपेयर करके ये लोग जो है लिस्ट को, और रीजनल कमिश्नर जो है, रीजनल कमिश्नर का भी इसके अंदर जो भी इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड जो लिस्ट जो देती है, जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स, जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स के जो वक्फ ऑफिसर्स ही, जो उन्होंने रिपोर्ट देते हैं कि ये कैटेगरी, ये मुतवली है अबव 1 लाख इनकम का, तो उनके ऊपर ये लिस्ट आरसीबी रीजनल कमिश्नर भी तैयार करते हैं। और माइनॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट में जो भी सेक्रेटरी रहते हैं, ये उनका काम है कि ये लिस्ट जो 30 डिस्ट्रिक्ट से आती है, जो लास्ट इलेक्शन हुआ, इसको जो है रियलाइज करना चाहिए था कि उस लिस्ट के ऊपर इस लिस्ट के ऊपर क्या डिफरेंस है। और ये जो इलेक्शन का डिक्लेयर करने से पहले, और इसको छानबीन करना चाहिए था। अगरचे कोई वक्फ इंस्टीट्यूशन एनुअल इनकम दिया है, नहीं दिया है, अगरचे एनुअल इनकम वो नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं बना है, अब ये लोग बोलेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन जो
थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया, इसलिए मुतवली कैटेगरी में हम लोग नहीं लिए। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं देना अलग बात है। इट्स a duty of the board to collect the annual contribution. Yes, not just to delete. Not just to delete. Yeah, first thing is above 1 lakh income, the Institution. the Karnataka State Board of Awqaf, the chief executive officer, it is a duty of the chief executive officer to audit all the institutions once in a year as per the act. It is clearly in the act. And as per the section 46, 47 of the act, they should submit their account to the board and audit should be done. And after the realizing the audit report, what is the balance, they should collect the contribution. If the institution fails to pay the contribution, it is a duty of the board to collect the contribution and put in the mutawalli category for the election. ओके सर, आपने पिटीशन मैंने आपका पढ़ा, उसमें आपने और एक इल्जाम ये लगाया है कि फुल टाइम सीईओ ना होने के बावजूद भी आपने उसको इलीगल बताया है। Yes, there is. अब मैं पिटीशन में मैंने मेंशन किया हूँ ग्राउंड्स के अंदर कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्ट्स एज पर सेक्शन 23(1) देयर शुड बी ए फुल टाइम सीईओ। दैट मींस द सीईओ इज ए फुल अथॉरिटी ऑफ द कर्नाटका स्टेट बोर्ड। इंटरिम सीईओ नहीं कर सकता। It is my contention. It is your contention. When the act says the board should maintain by a full CEO. और एक इल्जाम आपने ये लगाया है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर हुआ है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर किसी को लेके आया था, जैसे ही काम खत्म हुआ उनको निकाल कर अब जो सरफराज खान साहब जो ऑफिसर है उनको लेकर आए हैं, इसको भी आपने गैर कानूनी बताया है। मेरा कहना यह है, जो रीजनल कमिश्नर जो है 22 को फाइनल पब्लिक इलेक्टोरल लिस्ट ये लोग रिलीज करते हैं एज पर हाइनेबल ऑर्डर, कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। जिस दिन जो रिवाइज लिस्ट रिलीज होती है उसी दिन वक्फ बोर्ड के अंदर 22 को क्या सेम डे गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन मनोज जैन एडमिनिस्ट्रेटर बोल के निकलता है जी। क्या 22 जी, I have submitted this copy in my writ petition before the Honorable High Court of Karnataka also. Yes, yes. क्या एक ही दिन में 22 को फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट निकलती है और 22 को मनोज जैन का एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर निकलता है और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर सेम डे 22 को उनका भी ऑर्डर निकलता है 22 को। और कैलेंडर ऑफ इवेंट्स ऑफ द इलेक्शन, डेट फिक्सिंग, कैलेंडर ऑफ इवेंट ऑफ द इलेक्शन, 4 नोटिफिकेशन एक ही दिन निकालते हैं लोग। इतनी अर्जेंसी क्या थी, किस वजह से थी जो ये इलेक्शन? सर इसकी शायद एक वजह मेरा और उसके बाद 22 को जो है मनोज जैन का आपके एक सवाल मेरा ले लीजिए। 22 का जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर जो साथ में निकला था ये 3 नोटिफिकेशन के साथ में, इसको एक सडन से कैंसिल होके फिर 24 को सरफराज को अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरा कंटेंशन है कि इतना अर्जेंसी के अंदर वक्फ बोर्ड का इलेक्शन कराने ये एक वजह मेरी है, ये एक वजह मेरी ये हो सकती है जो मैं सोच रहा हूँ। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया के पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेके आई है, विंटर सेशन में ऑलरेडी लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ गया है, जेपीसी उस पर काम करिए 21 मेंबर्स की। मिनिस्टर साहब जमीर अहमद खान पूरा कर्नाटका घूम रहे वक्फ की हिफाजत करने के लिए। उनका शायद यह मानना है अगर ये वक्फ बोर्ड बैठ जाता है उसके बाद खुदा ना करे एक्ट भी बन के आता है तो 5 साल इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भी एक रीजन हो सकती है। नहीं, मैं इस रीजन के ऊपर बोलना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड जमीर अहमद साहब जो है वो एक मिनिस्टर है। एज ए मिनिस्टर उनको इतनी ड्यूटी रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो माल प्रैक्टिस जो लिस्ट पे हुई है, मेरे जहां तक जहन में जाता है कि मिनिस्टर को भी पता नहीं है, कि मिनिस्टर को भी पता नहीं होगा कि 2018 में कितने मुतवल्ली थे, ये बार कितने आए हैं। ये पॉइंट और एक बार दोबारा बोलेंगे। इनका मानना है इज्जत जमीर अहमद खान जो कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर हैं उनको भी पता नहीं होगा कि किस तरह से वो इनका कहना। ये माल प्रैक्टिस हुई है लिस्ट के अंदर। ये माल प्रैक्टिस करने वाले मैं बताता हूँ आपको, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो एक्स बोर्ड मेंबर चेयरमैन थे, उनके तरफ से माल प्रैक्टिस हुई है। और जो प्रेजेंट सीईओ है जो जिलानी मुकाशी, वो इंचार्ज में है। क्या उनकी ड्यूटी थी कि ये सब पुरानी लिस्ट लेके देखने को, यानी कि उनको भी उतना टाइम नहीं मिला। शायद उनका ऑर्डर भी मैं निकाला हूँ, फुल टाइम सीईओ नहीं है वो मोस्टली जून के अंदर कुछ अपॉइंट होके
वक्फ बोर्ड को आए, तो अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 5 महीने के अंदर इलेक्शन का ये हो गया, तो उनको भी उतना टाइम नहीं मिला। ये सब पूरी माल प्रैक्टिस जो है, ये चेयरमैन जो मेंबर जो पूरे थे एक्स चेयरमैन के, ये माल प्रैक्टिस हुई है। और जमीर अहमद साहब को मैं कहता हूँ कि ये लिस्ट के ऊपर इनको कुछ पता नहीं होगा, बस ये लोग बोर्ड से लाके दे दिए, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स लाके दे दिए, वो क्या है इलेक्शन कराओ जल्दी कराओ बोल के हो गया। अगर ये लिस्ट के बारे में अगरचे उनको मालूम होता तो बाकायदा उन्होंने क्या करते बोल रहे इलेक्शन को होल्ड कराते और ये लिस्ट के ऊपर पूरा वेरिफिकेशन होता और सही इलेक्शन होता। सर आखिरी सवाल मेरा इसके इस ताल्लुक से, हम रेगुलर आपसे वीडियोस हम बनाते जाएंगे। अभी आपका पिटीशन जो हाई कोर्ट में गया है, रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट हुआ? नहीं, हमारा जो है मैं ऑलरेडी 19 को फाइल किया ये रिट पिटीशन ने, जिस दिन इलेक्शन था नवंबर 19 को मेरा पिटीशन फाइल हुआ और 20 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मेरा पिटीशन आया। तो पिटीशन मेरा उसके अंदर इंटरिम ऑर्डर था कि काउंटिंग को स्टे के लिए, तो अपोजिट एडवोकेट जो थे, जो सीनियर काउंसिल्स थे, उन्होंने सब आके द पिटीशन इज नॉट मेंटेबल वंस द इलेक्शन हैज बीन ओवर, it should be dismissed and the High Court has no authority, they should challenge before the tribunal बोल के जज के सामने किया। तो हमारे एडवोकेट 1-2-4 जो हमारे पिटीशन के हवाले से बोलने से तो हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, नोटिस किया हुआ, और नोटिस करने के बाद हमारा 5th को डेट फिक्स हुआ था और कल जो था 5th था हमारा, और कल केसेस ज्यादा और बी ग्रुप में मैटर रीच हुआ है हमारा फाइनल हेयर होने के लिए, और कल जो मैटर था वो रीच नहीं हुआ है। और आज मैं चेक किया डेट ऑफ स्टेटस ऑफ द नेक्स्ट हेयरिंग डेट थे, नेक्स्ट हमारे को 12 को हेयरिंग का डेट वापस मिला हुआ है। तो आपको पूरी उम्मीद है आपका पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगा? माल प्रैक्टिस हुआ है, हम लोग उसके ऊपर डाले हैं, जो माल प्रैक्टिस हुआ है लिस्ट के ऊपर, इलेक्शन के अंदर जो घुटाला डांडेली जो मनमानी हुई है, मुतवल्लिस को निकाल के मुतवल्लिस को बढ़ाना, जिधर जिधर इनको वोट होना चाहिए था उधर उधर मुतवल्ली को लेके आ गए, बढ़ा दिए, बढ़ा के 1 लाख अब 1 लाख करके ये लोग वोट हासिल कर लिए। तो मेरा पिटीशन में यही कंटेंट्स है, मेरा किसी के ऊपर क्या है, मैं चाहता हूँ इलेक्शन सही हो, और सबसे पहले रियलाइज जो 32,000 में बता रहा हूँ इसके ऊपर एक तहकीकात हो, अब 1 लाख इनकम के कितने इंस्टीट्यूशन है कर्नाटका स्टेट के अंदर, और उतने वोटर्स को बढ़ा के इलेक्शन कराए, उतने वोटर्स को बढ़ा के इलेक्शन कराए। थैंक यू। मेरा बस ये सवाल है। और मैं हानवल हमारे सीएम सिद्धारामैया साहब हो, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार साहब हो क्या, और जमीर अहमद साहब हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट ना करे और इसके ऊपर जो है जो लिस्ट है इसके ऊपर पूरा वेरिफिकेशन करे और बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट ना करे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन है, और इसके ऊपर पूरी तहकीकात करे कि वक्फ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, एनुअल इनकम कितने हैं। अगर चाहिए एनुअल इनकम सब आती है तो हमारे कौम के लिए जो है जो कंट्रीब्यूशन आता है इसके लिए बहुत फायदा हो सकता है। बस मेरी ये गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम से और BZ जमीर अहमद वक्फ मिनिस्टर से कि ये लिस्ट को आप देखें, अगर ये लिस्ट चाहिए तो भी मैं देता हूँ कि ये जो जितनी भी माल प्रैक्टिस हुई है अप डाउन बोल के, जो मैसूर डिवीजन में 83 से जो है इतना आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। बेंगलुरु अर्बन ये बहुत बड़ी बात है, मैं लिस्ट बता रहा हूँ। बेलगाम चढ़ गया, बेलगाम चढ़ गया। थैंक यू सर। वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपकी पिटीशन एक्सेप्ट होती है, मामला शुरू होगा जो होगा, अगर माने कि अगर नहीं होती है, रिजेक्ट खारिज होती है, तो चेयरमैन का तो चुनाव कभी ना कभी होगा। अब जो मेन कंटेंडर्स हैं, मेरा बहुत ही जरूरी सवाल है, कोई ने किसी ना किसी को चेयरमैन बनना है। जहां तक सोर्सेस से पता चल रहा है कि 2 लोग इसके दावेदार हैं, यह कि हजरत ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, अली बाबा साहब हैं, वो हैं, दूसरा है एक्स चेयरमैन है, 2 रसीकोड में है। अगर होता है तो आपके हिसाब से कौन सा इंसान सही रहेगा वक्फ की हिफाजत के लिए, इसकी फलाह के लिए, बहबूदी के लिए, और हमारे मुस्लिम समाज के आइंदा नस्लों की प्रोग्रेस के लिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट इज नॉट अवर डिसीजन। आपकी राय पूछ रहा हूं। मैं राय, आप मेरी राय पूछ रहे हैं क्या? लेकिन मैं रिट पिटीशन फाइल किया हुआ हूँ, मैं रिट पिटीशन में मैं मेरी राय नहीं देना चाहता इसके अंदर। ये डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट से 4 नॉमिनेटेड होकर मेंबर्स आने के बाद में जो बोर्ड का इलेक्शन होता है, ये उधर तय होता है कि किसको बनाए। अगरचे हम लोग लाख भी राय दे पब्लिक, जो गवर्नमेंट चाहती है इसको बनाना तो इसको ही बनाती है, ये पब्लिक का नहीं चलता है कि तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ये चेयरमैन बना जाता है।
Okay, दिस sir. इज माय लास्ट ओके आंसर। सर, जिस तरह से आपने अनवर बादशाह पे इतने इल्जाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताए, बड़ा नाम भाई। तो ये अनवर बादशाह, तो Yes, yes, मेरा yes, मानना है कि आप तो चित्तर बिल्कुल भी नहीं दुर्गा चाहते में कि अनवर जो बादशाह 20 चेयरमैन बने। चित्तर दुर्गा जो 20 पर 9 थे 50 कैसा हो गए, हाँ। हावेरी कैसा बढ़ गए, की करके बोले तो ये जो डिवीजन जो बेलगाम डिवीजन, ओके सर। क्या जो बेलगाम डिवीजन कलबुर्गी डिवीजन जो आता है, ये पूरा चित्रदुर्गा के आजू बाजू इनके जो गांव के आसपास के इलाके हैं, ये लोग मुतवल्ली उधर बढ़ा लिए। अब पब्लिक को गवर्नमेंट को तय करना चाहिए Thank you. कि ये माल प्रैक्टिस होने के बाद हम किसको चेयरमैन बनाए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ, आप देख सकते हैं पिटिशनर्स हैं जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में दायर किया है। इनका मानना है कि वक्फ की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की, आपकी आइंदावन नस्लों की हिफाजत के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना ज़रूरी है। अब 12 तारीख की हियरिंग है, उस दिन अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते इनका पिटिशन तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। आज के बाद बेंगलुरु अखबार पर रेगुलर हम वीडियोस बनाने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा कि वक्फ का चेयरमैन कैसा हो। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।